नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि रिडक्शन ऑफ CO2 रिड्यूस होके रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था वहां पर NADPH, जो कि बहुत हाईली रिड्यूसिंग एजेंट था। वो CO2 को रिड्यूस करके हमें क्या मिला था, फूड, जो था सिंपल बेसिक फूड C6H12O6 ग्लूकोज। ओके, तो ये पॉइंट में लिखा है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट आल्सो रिक्वायर्स ATP व्हिच टू आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो सिस्टम हमने पढ़ी ऊपर पूरा ग्राफ से, उसमें ATP और NADPH दोनों बन रहे थे, जिसकी हेल्प से CO2 रिड्यूस हो रहा है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है फूड। As the energy rich electrons pass down the electron transport system, it release energy। जैसे मैंने कहा था कि जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तब एनर्जी रिलीज करता है, तो उसी एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी माना और वही है ATP और NADPH। It release energy which is sufficient to bind inorganic phosphate, जिसे हमने डिनोट किया है Pi से, with ADP, और यहाँ पर हमें मिलता है Pi प्लस ADP ATP। ओके, ये हुआ ATP का फॉर्मेशन सिंथेसिस, यहाँ पर हमें ATP मिली टू फॉर्म ADP टू फॉर्म ATP। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो हुआ कि Pi फैक्टर प्लस ADP गिव्स ATP, इसे कहा हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन। सनलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन हार्ड स्टेट में गया, फिर वापस वो डार्क ग्राउंड स्टेट में आया, तो उसने रिलीज की एनर्जी, वो एनर्जी को Pi से डिनोट किया गया है सफिशिएंट बाइंडिंग एनर्जी फॉस्फेट की, प्लस ADP गिव्स ATP। ये प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंस इट टेक्स प्रेजेंस इन सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो कि वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हमने कहा उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन अब आएगा कि कहाँ होता है, तो जहाँ ATP और ADP बन रहे थे, ATP प्लस ADP प्लस Pi से हमें ATP मिल रहा था और हमें मिल रहा था, बन रहा था NADPH, जो कि आगे जाके फूड को बनाने में हेल्प करेगा। वो सभी प्रोसेस हो रही थी क्लोरोप्लास्ट में। एक्चुअल साइट ऑफ दिस प्रोसेसेस आर क्लोरोप्लास्ट। ओके, यहाँ पे लिखा इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में दो तरीके से होती है। पहली होती है साइक्लिक। हमें देखेंगे कि अलग-अलग प्लांट्स में अलग-अलग तरीके से फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। उसमें दो टाइप है, पहली है साइक्लिक और दूसरी है नॉन साइक्लिक। ओके, नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन where electrons flow from water molecules to photosystem 2 and then photosystem 1। यानी हमने जो ऊपर पढ़ी है, हमने जो ये पढ़ी है, ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करता है, फिर वो फोटोसिस्टम 2 में जाता है, फिर वापस सन की एनर्जी को एक्साइट होता है और यहाँ पे हमें दो एनर्जी के दो फॉर्म मिलते हैं, ATP और NADPH। ओके, तो ये हुआ हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हिच अकर्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये बहुत याद रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है, जिसमें PS2 प्रेजेंट नहीं होती। अब PS2 प्रेजेंट नहीं होती, यानी दोनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स in which PS2 is not present, तो फिर फोस्फोराइलेशन किससे होगा? सिर्फ PS1 से। Only photosystem 1 comes
सिस्टम 2 नहीं होगा, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा, उसको बोलेंगे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में जो PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, वो NADPH फॉर्म नहीं करेंगे। NADPH फॉर्म दूसरी तरीके से होगा, लेकिन जो साइट यहाँ पर एनर्जी जो मिल रही थी फोटो सिस्टम 2 से और फोटो सिस्टम 1 में जाते हुए जो एनर्जी मिल रही थी, वो यहाँ पर एनर्जी नहीं मिलेगी। यहाँ पर फॉर्म दूसरी तरीके से, हम देखते हैं वो कैसे होती है। ओके, cyclic photosynthesis occurs in photosynthetic bacteria which lack photosystem 2, involve photosystem 1 only. During this process, electrons from photosystem 1 are not passed on to NADPH। यहाँ पर हमने पढ़ा था फोटोसिस्टम जो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में, जहाँ पर ये P680 हो गया, P680 सनलाइट आई हायर स्टेट में गया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। अब ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था फोटोसिस्टम 2 में, तो ये पास नहीं होगा। इसमें एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, जिसे हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस P700 को ही मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ, फोटोसिस्टम 1 में कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होती है? P700। ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में बाउंस किया था, एक्साइट हुआ था, वही इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस P700 को वापस मिल जाएगा। इसलिए ये साइकिल फॉर्म हुई, इसलिए इसे कहा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ड्यूरिंग द डाउनहिल मूवमेंट, जो वापस आ रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जो यहाँ से ये मूवमेंट हुई डाउनवर्ड, जो वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट, एक्चुअल स्टेट, ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्टेट। ओके, ये हुआ एक्चुअल स्टेट। यहाँ से वो हायर स्टेट में एक्साइट हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वापस वो जब इसी रास्ते से नीचे आता है, तब होती है ATP की फॉर्मेशन। ATP। ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ATP की फॉर्मेशन हुई। जब डाउनहिल स्टेट में आता है साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में, तब ATP की फॉर्मेशन होती है। ओके, thus this is termed as cyclic photophosphorescence। तो ये था हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। याद रखना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होती है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में फोटोसिस्टम 1 और 2 होती है, जिसमें फोटोसिस्टम 2 पहले होती है, जो एक्सेप्ट करती है P680 की वेवलेंथ, और फोटोसिस्टम 1 एक्सेप्ट करती है P700 की वेवलेंथ। ये बहुत याद रखना है कि कौन सी वेवलेंथ, कौन सी फोटोसिस्टम कौन सी वेवलेंथ की एक्सेप्ट करती है। अब वापस इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है इसके इलेक्ट्रॉन्स, लाइट एनर्जी आई, फोटॉन्स, क्वांटा, ये पूरी प्रोसेस हुई किसमें? क्लोरोप्लास्ट में पूरी प्रोसेस हुई। यहाँ से आया, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में गया। ये था हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो एक्साइटेड स्टेट में आया है उसे एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ पर वो अनस्टेबल, कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा नहीं रहती। ओके, वहां पर वो अनस्टेबल था, तो इससे वापस यहाँ पर माइनर एक्सेप्टर्स थे। ये प्राइमरी एक्सेप्टर, ये सिर्फ सेकेंडरी टर्सरी सब एक्सेप्टर्स हो गए। तो यहाँ से जब वो डाउनहिल आता है, तब उसे बीच में मिलता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जो वो भी एक एक्सेप्टर ही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से जो डाउनहिल आएगा, तो उसी के इलेक्ट्रॉन उसे वापस मिल जाएंगे
2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एक्साइट हुए थे ये वापस यहाँ पे उसके पास आ गए, तो ये साइकिल फॉर्म हुई, इसकी वजह से इसको कहेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब हम थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमें पता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सी फोटो सिस्टम रोल प्ले करती है, तो सिर्फ ओनली फोटो सिस्टम 1 इज फंक्शनल, जबकि फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों वर फंक्शनल होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल P700। जैसे कि हमें पता है फोटो सिस्टम 1 P700 यानी 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है, और P700 एंड रिटर्न द सेम क्लोरोफिल, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सेम उसी फोटो सिस्टम क्लोरोफिल P700 को वापस मिल जाता है उसका इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो दोनों में फंक्शनल होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में जो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी मदद से H2O टूटता है और H2O के इलेक्ट्रॉन्स P680 को मिलते हैं, उसके खुद के नहीं मिलते, जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पास ओवर करता है फोटो सिस्टम 2 को। इसी की वजह से इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहा गया। वाटर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड H पॉजिटिव। इस एनर्जी से पानी टूटा और उसी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए जो कि मिले किसको, P680 को, क्लोरोफिल P680 को पानी के इलेक्ट्रॉन सोर्स, मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इट केस फोटोलाइसिस, टूटा इन फोटो लाइट, और लाइसिस मींस टूटना, या मींस पानी टूटा लाइट की प्रेजेंस में और दिया H पॉजिटिव, H नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स। NADPH is final acceptor of electrons and H positive ions। फोटो सिस्टम 2 के बाद जो NADPH हुआ था, जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। जो NADPH गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ओके, जो देखो NADPH इज फाइनल एक्सेप्टर और एक्सेप्ट कर रहा है यानी गेन कर रहा है, और क्या फॉर्म होता है NADPH2। जो NADPH2 जो हमारे पास फॉर्म हुआ रिड्यूस्ड फॉर्म, वो फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और बनाएगा फूड। ओके, तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस खत्म होती है। ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड बिकॉज देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो सिस्टम 1 ही अकेला फंक्शनल है, तो उसमें ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं, कोई फंक्शन नहीं होता साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में। और जब बात करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में, तो पानी टूटता है और वाटर यानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ही प्राइमरी सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के पास के लिए। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं वो मिलते हैं 680 को। इसीलिए वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस होती है नॉन साइक्लिक में, उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, निकलता है, हमें दिखता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। दिस प्रोसेस इज मेनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जो मेनली जो लोअर यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स में ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन दिखता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन दिखता है। और जो हायर यूकार्योटिक प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स में ही होगा फॉस्फोराइलेशन। जो लोअर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, उसमें साइक्लिक दिखेगा, और जो हायर है उसमें नॉन साइक्लिक दिखेगा। ओके, तो एग्जांपल्स याद रखना है मेनली। तो हमें ये थिंग, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें सिर्फ वेवलेंथ याद रखनी है। इसमें 680 भी लिख सकते हो कि इसमें 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है और वाटर का फोटोलाइसिस होता है। इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। और इसमें 2-3 एग्जांपल्स, दैट्स इट। In higher photosynthetic plants, extra ATP can be made via cyclic photophosphorylation
If cyclic and non-cyclic photophosphorylation occurs side by side, the efficiency of energy conversion in the light reaction of photosynthesis is high, estimated about 39%. इसमें कहा गया है हायर प्लांट्स है उसमें फोटोसिस्टम 1b PS1, हायर प्लांट्स में PS1 एंड PS2 दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, जिससे एटीपी की जो प्रोडक्शन है, जो एनर्जी है, वो ज़्यादा फॉर्म हो सके। अप टू 39% एनर्जी उसमें एफिशिएंट होती है कि और 39% एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सके। इसी की वजह से जो अदर नीड्स है एटीपी की वो पूरी हो सके और स्टोर भी कर सके हायर प्लांट्स में। वैसे ही हायर प्लांट्स है वो ज़्यादा इवॉल्व हुए यानी उनकी ज़्यादा कैपेबल है अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए। इसी वजह से जो इवोल्यूशन हुआ उसमें वो फोटोसिस्टम 1 भी परफॉर्म कर सकते हैं और फोटोसिस्टम 2 भी परफॉर्म कर सकते हैं। Both NADPH and ATP produced during light reaction are essential requirement for synthesis of carbohydrate, क्योंकि NADPH और ATP है वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और फूड की फॉर्मेशन करता है। तभी ये दोनों NADPH2 and ATP are the basic requirement and essential requirement for synthesis of carbon dioxide. The series of reaction which catalyze the reduction of CO2 to carbohydrate, also called CO2 fixation, takes place in stroma of chromoplast. स्ट्रोमा मैंने कहा था जो एम्प्टी स्पेस है क्लोरोप्लास्ट में, ये मान लेते हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये ग्रेना है और जो एम्प्टी स्पेस है ये उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये सारी रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और वहीं पे एनर्जी फॉर्म होती है। दिस रिएक्शन आर the series of reaction catalyze the reduction of CO2 to carbohydrates and fixation of CO2 takes place in stroma of chloroplast. This reaction are independent of light, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस जरूर नहीं। एक मिनट अच्छे से समझा देता हूँ। लाइट जो फोटोसिंथेसिस थी, फोटोसिंथेसिस ओके, उसकी दो रिएक्शंस थी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ये फॉर्म हो जाते हैं, ये NADPH एंड ATP फॉर्म हो जाते हैं। कौन सी वजह से? जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ उसकी मदद से ये रिएक्शन हो गई। इसमें लाइट रिएक्शन में हुआ लाइट रिएक्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी लाइट की अब जरूरत नहीं है हमें। फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया यानी हमें मिल गया ATP एंड NADPH2। ये हमें बेसिक नीड थी लाइट रिएक्शन की कि अगर लाइट रिएक्शन होगा तो हमें ये मिलेगा। अब लाइट की हमें जरूरत नहीं है। अब ये जो हमें ये प्रोडक्ट्स मिले वो आगे यूज हो गए CO2 के फिक्सेशन में यानी CO2 के रिडक्शन में, जिससे हमें बन सके C6H12O6 फूड प्रोड्यूस कर सके। अब ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इसको लाइट की जरूरत नहीं है यानी ये डार्क रिएक्शन है। ये हम कह सकते हैं ये डार्क रिएक्शन है जिसमें लाइट की कोई एसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंस यानी प्रेजेंस नहीं है हमें। इसके बिना ही हम जो CO2 का फिक्सेशन कर सकते हैं लाइट के बिना। द कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन प्रोड्यूस शुगर इन द लीव्स। शुगर यानी बेसिक शुगर है हमारा ग्लूकोज C6H12O6, हम वही पढ़ेंगे। द कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन प्रोड्यूस शुगर इन द लीव्स ऑफ प्लांट from where it is exported to other tissue of plant as a source of both organic molecule for energy, growth and metabolism. अब जो शुगर फूड हमारा फॉर्म हुआ, अब लीव्स में फूड लीव्स में फॉर्म हुआ। अब जो फूड बना है वो एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट प्लांट्स के बाकी पार्ट्स भी तो उन्हें भी एनर्जी चाहिए होगी, फूड चाहिए होगा ग्रोथ के लिए, बढ़ना है ना उन्हें भी, तो ये जो फूड बना वो एक्सपोर्ट होगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट।
ओके, तो फूड बना और बाकी जो जिसको भी नीड है, अगर जो वेस्कुलर टिश्यू की हेल्प से फूड एक्सपोर्ट हो गया, जो भी बाकी पार्ट्स को जिन्हें फूड की जरूरत है। ओके, the carbon fixes a reaction produce sugar in the leaves from where they are exported to the other source both organic molecular energy for molecular metabolism other tissues में। ओके, अब जो फिक्सेशन हुआ, कार्बन का फिक्सेशन हुआ, वो पढ़ेंगे। अब एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं अब तक जो पढ़ा, क्योंकि आगे उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना भी पढ़ा हमने वो रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, रॉ मटेरियल्स, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। दो टाइप के, केराटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल A, B, C, केराटिनॉइड्स में आता है केराटिन एंड ज़ेनोफिल्स। हो गए रॉ मटेरियल्स, हो गए। फिर हुआ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब लाइट एब्जॉर्ब करता है। फिर आ गया वो रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके पहले हम पढ़ेंगे, पहला था रॉ मटेरियल, दूसरा आ गया जो सनलाइट गिरती है पिगमेंट्स पे, P680 एंड P700, और जो एक्साइटेड स्टेट में हुआ, यानी ये पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। ये प्रोसेस हुई पूरी। ओके, फोस्फोराइलेशन, चूंकि ये प्रेजेंस में हो रहा है सनलाइट की, इसलिए हम इसे बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप के, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक यानी जिसमें 700 यूज होता है, जिसमें खुद के इलेक्ट्रॉन वापस रिड्यूस होके खुद के पास आ जाते हैं, साइक्लिक। ओके, और दूसरा हुआ नॉन साइक्लिक, जिसमें फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 दोनों फंक्शनल होता है, जिसमें खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं आते, जिसमें ATP फॉर्मेशन होती है, NADPH फॉर्मेशन होती है, और उसमें H2O का फोटोलाइसिस होता है। किसमें? फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों फंक्शनल किसमें होते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो ये हमारा था पूरा रिवीजन, जिसमें हमें एंड प्रोडक्ट मिला ATP एंड NADPH। ओके, अब बात करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे, जो हमने पढ़ा डायरेक्ट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला था NADPH2 एंड ATP, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है टू प्रोड्यूस फूड। अब हम देखेंगे वो फूड कैसा बनता है। ओके, अब जो फूड बनता है उसकी दो प्रोसेस है, 2 टाइप्स है, एक C3 एंड C4। C3 और C4 में उसे डिवाइड किया गया है कि जो हमारा CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 फिक्सेशन के बेस पे C3 एंड C4 डिवाइड किया गया है। तो हम पहले पढ़ेंगे C3 पाथवे। ओके, तो C3 पाथवे केल्विन मेल्विन ने डिस्कवर किया था, उसे नाम भी केल्विन साइकिल दिया गया है, जिसकी जो डिनोट करता है कैसे स्टार्च, सुक्रोज, जो भी फूड है वो कैसे फॉर्म होता है। ओके, केल्विन मेल्विन साइकिल। ओके, केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं, केल्विन साइकिल डिस्कवर्ड बाय केल्विन मेल्विन। ओके, ये साइकिल में एक कुछ टर्म्स आएगी, आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो RUBP। ओके, ये एक एंजाइम है, एक एंजाइम है जो कि फूड फॉर्मेशन में बहुत जरूरी है, इसके बिना फूड नहीं बन सकता। और ये RUBP मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है अर्थ पे। ओके, यहाँ पे लिखा है एंजाइम इज प्रोबेबली मोस्ट एबंडेंट ऑफ द अर्थ, ये बात है। ओके, इन दिस साइकिल इनिशियली द एटमॉस्फेरिक CO2 is accepted by 5 carbon sugar ribulose 1,5 phosphate। ओके, तो यहाँ से अब जो फूड हुआ, अब लीफ के अंदर राइबुलोज
1,5 बिसफॉस्फेट प्रेजेंट है। ओके, ये केल्विन साइकिल में इनिशियल जो कंपाउंड जो है वो है RuBp ओके, रेगुलर 1,5 बिसफॉस्फेट है, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ओके, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। इस साइकिल में पता चलेगा कि जो NADPH2 और ATP है वो कैसे फूड को कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में, यानी शुगर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो लीफ में प्रेजेंट है रेगुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, फिर कार्बोक्सिलेशन के लिए आगे भेजेगा। ओके, तो जो RuBp है रेगुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, रेगुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो रेगुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है प्लस CO2 होगा और हमें मिलेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, RuBp उसको एक्सेप्ट करेगा, RuBp उसे एक्सेप्ट करेगा और हमें मिलेगा रेगुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या मिलेगा? रेगुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। RuBp एक्सेप्ट करेगा और हमें मिलेगा 1,5 बिसफॉस्फेट। ओके, हमें मिला रेगुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ने CO2 एक्सेप्ट किया और हमें मिला 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस हमें हमारे जो रॉ मटेरियल्स थे फोटोफॉस्फोराइलेशन के, वो रिएक्ट करेंगे, एनर्जी देंगे, इससे 3-फोटोफॉस्फेट एनर्जी देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस ATP and NADPH gives triose phosphate।